आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में जिसको बोलते हैं FER, निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो ध्यान रखिएगा, पहला करा है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, FCA यस शामिल होता है, सोना भी शामिल होता है। विशेष आहरण अधिकार जो होता है SDR भी होता है। IMF से आरक्षित स्थिति भी रहता है। यानी कि इसका सारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चारों पॉइंट सही है। ये बहुत लोग नहीं जानते होंगे, उनके लिए है कि इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, 2023 में पूछा गया, ज़्यादा पीछे भी नहीं पूछा गया। देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार से आज से होता है विदेशी मुद्रा में आरक्षित उन संपत्तियों से जिसमें बॉन्ड हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल किए जाते हैं, जैसे कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, सोना भी होता है, विशेष आहरण अधिकार होता है, IMF में आरक्षित स्थिति भी होता है। ये चारों पॉइंट इसके अंतर्गत आता है। नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं directstudy.com, जहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। आज की क्लास में पार्ट 2 है ये। इसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ। BPSC पूर्वावलोकन जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीचे में जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जितना भी बिहार PCS के लिए पूर्वावलोकन घटना चक्र ने निकाला है, सारे क्वेश्चन 32 सालों का यहाँ पे कलेक्ट है, वो सारे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ये मान के चलिए तो ये लास्ट क्लास है। इसके अलावा जितने भी ये बुक में था सारा मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आप जाके उसको सारे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से, और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसका अगर PDF अपलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। अगला प्रश्न है कि दिवाली और शोधन अक्षमता के संबंध में, समझ लीजिएगा, दिवाला जो हो जाता है और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आंसर क्या दीजिएगा, यहाँ से यहाँ छोड़ दीजिए। 4 नंबर पॉइंट इसके करेक्ट है, तो लास्ट में 4 ही पढ़ते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। ठीक है, कि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, समझे, दिवाला का शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा D, केवल 4 ही सही था। समझिए जरा यहाँ कुछ डिटेल में कि दिवाला यानी कि सॉरी, दिवाला यानी कि इंसॉल्वेंसी से तात्पर्य है कि उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्थान बकाया होने पर अपने ऋण को भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। शोधन अक्षमता का मतलब है बैंकरप्टेंसी, एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्तियां लेन देनों के लाभ के लिए समाप्त और पुनर्गठित की जाती है। दिवाला एक अवस्था को व्यक्त करता है, बात समझे। जबकि शोधन अक्षमता यानी बैंकरप्टी बताता है कि भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड, मतलब ये शोधन अक्षमता एक निष्कर्ष है कहने का मतलब। दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IDBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदारी नियामक निकाय बनाया गया है। जैसे होता क्या है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है जो दिवालिया अपने आप को कह दिया कि मैं आपका कर्जा नहीं सधा सकता, तो बैंक आएगा, क्या करेगा, बैंकरप्टेंसी हो जाएगा, मतलब बैंक आएगा, उसके बाद उसका सारा जितना चीज़ बचा हुआ है वो सारा बेच बाच के जैसे हो सेटलमेंट करवा देगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है? अब मुद्रास्फीति जनित मंदी आ चुका है, तो कौन सा वो संभावित अर्थव्यवस्था है जो योगदान करेगा? आंसर दीजिएगा। इसमें पहला करा है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। अगला है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये सब रीजन हो सकता है। फर्क करा कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी आ जाना, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। क्वेश्चन क्या था और समझिए आंसर क्या हुआ, इसका सारे आंसर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है? तो पहला योगदान कर सकता है मुद्रास्फीति में कि सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव बनेगा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती आएगी, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी आएगा, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। यहाँ ध्यान दीजिए, घरेलू मुद्रा में वृद्धि हो रहा है के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आएगी। इसको नीचे भी यही बात दिया हुआ है, फिर से भी लेकिन पढ़ते ताकि रिवीजन भी हो। मुद्रास्फीति को आम बोलचाल भाषा में महंगाई भी कहते हैं। कुछ समझ में आया बात? जब भी किसी अवधि में वस्तुएं या सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है और लोगों को पहले जितनी मात्रा में वस्तुएं या सेवाएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति जन मंदी के योगदान कर सकता है।
मतलब किस कारण से मुद्रास्फीति आता है, वो पूछ रहा है आपसे। देखिए, जैसे औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, आर्थिक विकास में सुस्ती आना, घरेलू मुद्रा की वृद्धि का निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी आना, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी आना, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति दबाव आदि बढ़ जाना। कर रहा है नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। आंसर जब देने आइएगा तो थोड़ा समझ के देना होगा। इसमें कथन जो हो जाएगा ना, पहला करा बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, ये तो करेक्ट है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है, ये भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है, ये गड़बड़ है। तो इस हिसाब से 1 2 3 सही होगा। 1 2 3 1 2 3 कहीं नहीं दिया गया, तो इसका आंसर ई देना होगा। एक से अधिक आंसर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने में, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। तो पड़ेगा बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा, अर्थव्यवस्था निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। वही बात यहाँ दिया गया है। आगे आइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा निगेटिव है, मतलब कि पुराना डाटा, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा या सी निवेशक एजेंसी या भारत सरकार की प्रतिभूति खरीद सकता है? प्रतिभूतियां कौन खरीद सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन में जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खरीद सकता है, कोई व्यक्ति खरीद सकता है, वित्तीय प्रतिष्ठान, सभी लोग खरीद सकता है। इसका आंसर चला जाएगा 1 2 और 3 सभी, बी नंबर। यहाँ करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यक्ति या वित्तीय प्रतिष्ठान तीनों भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता है। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी अनिवार्य रूप से व्यापार योग्य वित्तीय साधन है, जो कर्ज के लिए सरकार की दायित्व को स्वीकार करती है और पैसा सरकार को आ जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? आंसर मस्त है ये, तो कुछ समझिएगा जरा, इसके पीछे कुछ लॉजिक चल रहा है। इसका ई नंबर आंसर दीजिए। उसको समझने के लिए आपको नीचे आना होगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की जाती है। द्विमासिक समझते रहिएगा, जो एक वित्त वर्ष में 6 बार होती है। कितना बार? 6 बार। परंतु कोविड-19 के समय द्विमासिक चक्र में अनियमितता दर्ज की गई। वर्तमान में पुनः द्विमासिक मौद्रिक नीति का क्रम निर्धारित है। इस प्रकार विकल्प ई सही है। तो द्विमासिक, तो ऑप्शन ए आप आंसर दे सकते हैं। बात कुछ समझ में आ रहा है? तो इससे ऑप्शन ए चला जाएगा, ई देना अच्छा नहीं रहेगा, समझे? द्विमासिक ही फिर से हो ही रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एक एंकर के रूप में उपयोग करती है? तो सीपीआई संयुक्त हो जाएगा इसका आंसर। कैसे? यहां से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीपीआई संयुक्त का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है। सीपीआई के निम्नलिखित प्रकार हो सकता है, जैसे औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई, कृषि मजदूरों के लिए सीपीआई, ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, तीनों के लिए। आगे कराए, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित होता है? तो आंसर क्या दीजिएगा? यह धन की सीमांत व्यय पर आधारित होता है। बात समझ में आ रही है? नहीं तो समझिए, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना धन का सीमांत व्यय पर आधारित होता है। सीमांत व्यय किसी वस्तु के उत्पादन पर लगने वाले ऐसी लागत है जो सामान्य उत्पादन के अतिरिक्त किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां निर्मित या उत्पादित करने पर ही उत्पन्न होती है। आगे सुनिएगा, नरसिम्हन कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरसिम्हन कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने की सुझाव दिया था? तो आंसर है ये 25% तक। 2005 का ये क्वेश्चन है, समझ लीजिए जरा। वर्ष 1991 में नरसिम्हन कमेटी की संतुष्टि प्रस्तुत की गई। इस समिति ने तरलता अनुपात में कमी करने की सिफारिश की, जिसमें कानूनी तरलता अनुपात को अगले 5 वर्षों के लिए 38.5% से कम करके 25% कर देने की सिफारिश की थी। जनवरी 2007 में एसएलआर की न्यूनतम सीमा 25% को समाप्त कर दिया गया तथा ऊपरी सीमा 40% को बनाए रखा गया। इसका अर्थ है कि एसआरएल जो है अब 0 से 40% के माध्यम हो सकता है। अप्रैल 2025 तक एसआरएल 18% पर निर्धारित है। करेंट वाला याद रखिएगा 18%। ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पुराना डाटा के 1 मिनट नहीं। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया था? 2011-12। माफी चाहते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा था। अभी जितना भी
होता है ना आधार, वो 2011-12 को लेकर चला जाता है। देखिए मई 2017 में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक मंत्रालय, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं अतिरिक्त व्यापार विभाग डीपीआईआईटी द्वारा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में शोधन किया गया। थोक और मूल्य सूचकांक की माप के लिए आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया। इसके पूर्व 1952-53 था, फिर 1961-62 हुआ, फिर 1970-71, 81-82, 83-94, फिर 2004-5 थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष था। आगे का आधार वर्ष 2011-12 7वां शोधन है अभी। इसको समझिएगा। निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार करिए और कह रहा है उपरोक्त सूचकांकों में कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ समझे द्वारा संकलित किया जाता है, ये बताना है आपको। इसमें स्टार लगा हुआ है तो समझ लेते हैं नीचे पूरा डिटेल में। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता सूचकांक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन, श्रम यहाँ ध्यान दीजिएगा, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किए जाते हैं। जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, यूएनएमई, एनएसओ पूर्व सीएसओ था जो का द्वारा संकलित किया जाता है, जो वर्ष 2008 में जारी होना बंद हो गया। वर्तमान में एनएसओ द्वारा सीपीआई संयुक्त सीपीआई-सी जारी किया जा रहा है, इसीलिए आंसर इसका स्टार लगा हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल क्या है, तो उसमें सभी है, सभी हो जाएगा। देखिए सीआरआर और एसएलआर को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनी को आने देना, ब्याज दर पर अविनियमन। यहाँ समझ लीजिए डिटेल में कि भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में उपयुक्त तीनों शामिल है। समग्र आर्थिक सुधारों में अनेक क्षेत्रों को समाहित किया गया है। ये क्षेत्र है औद्योगिक लाइसेंसिंग, ठीक है, प्रथा को हटाना, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाना, आयात शुल्क में कमी लाना, मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, बाजार की शक्तियों द्वारा विनियमन दर का निर्धारण, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का निवेश, निजीकरण, उत्पादक शुल्क में कमी, आय और निगमन कर में कटौती आदि। इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव क्या पड़ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन जाएगा। तो साख सृजन में वृद्धि हो जाता है। कैसे, उसको समझ लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात यानी सीआरआर में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है। केंद्रीय बैंक का कार्य सभी होता है। रेपो रेट का प्रबंधन भी करता है, वाणिज्यिक बैंक का ऋण भी देता है, सरकार को बैंक सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। आरबीआई के बारे में यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक के है ना, यहाँ पे केंद्रीय बैंक निम्नलिखित दायित्वों को निर्वहन करता है। मौद्रिक नीति, रेपो दर हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, बैंक दर आदि को प्रबंधन करता है, मुद्रा जारी करता है। सरकार का ये बैंक है तथा ऋण प्रबंधक भी है। बैंकों का बैंकर भी बोलते हैं इसको। बैंकिंग प्रणाली का विनियमन करता है। बैंकों का बैंकर बोलने का मतलब है बैंक को ये ऋण देता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन भी ये करता है। ये सारा काम आरबीआई का ही है, हमारे आपके लिए आरबीआई नहीं है, बैंकों के लिए है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 1956 में किया गया था। देखिए वर्तमान 1956 में भारतीय सांसद द्वारा पारित एलआईसी एक्ट 1956 के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को हुई थी। 1 सितंबर 1956। कहता है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो है किस चीज़ से संबंधित है, तो बीमा क्षेत्र से ही संबंधित है। डिटेल में यहाँ समझेंगे कि अप्रैल 1993 में गठित मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट जो कि जनवरी 1994 में प्रस्तुत की गई थी, प्रमुख सिफारिश के अनुसार आईआरडीए के अधिनियम 1999 पारित किया गया। रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ठीक है, अप्रैल 2000 में आईआरडीए के सांविधिक निकाय के रूप में ये सामने आया। आईआरडीए के लक्ष्य बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग क्रम में विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना, ये सभी है। आगे है आपका भंडारी समिति किससे संबंधित है, तो आंसर क्या दिया, उपयुक्त में से एक से ज़्यादा संबंधित है। देखिए भंडारी समिति वर्ष 1994 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए बनाई गई थी। सॉरी, इसका ई नहीं डी होगा। क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्संरचना के लिए भंडारी समिति बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और गलत को पहचान के बताइए। तो जान लीजिए पहला और दूसरा दोनों गलत है। बात समझे, एक सेकेंड इसको पढ़िए जरा। देखिए आरबीआई एक्ट के अनुसार आरबीआई
एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। एक बार मैं फिर समझाता हूँ। आरबीआई एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को, जितना भी कमर्शियल बैंक है, बिलों की पुनर्कटौती करता है। व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। बैंक दर का मतलब ये है कि बैंक को, जो बैंक से पैसा उठा रहा है आरबीआई से, वो जितना रेट दे रहा है वही रेट हो जाएगा आपका बैंक दर। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों की अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। रेपो रेट पर ना अल्पकालिक ऋण दिया जाता है, जबकि बैंक रेट की यदि बात करिएगा तो बैंक रेट पर दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है। तो दोनों ही पॉइंट गलत है, उल्टा दिया हुआ था वहां पे। ठीक है, माइंड में गया? आगे आइए। यहाँ करा 1 रुपए के नोट का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपए का अगर नोट है, सिक्का नहीं नोट, उस पर किसका हस्ताक्षर होगा? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के नोटों एवं सिक्कों तथा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों की जारी करता है। 1 रुपए के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्तीय मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि 1 रुपए का नोट निर्गमन भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो ये तो पहले का क्वेश्चन है। अभी आते हैं नया में, देखते हैं क्या होगा। देखिए, उस समय उर्जित पटेल थे 2016 में 2018 तक। देखिए यहाँ पे समझिएगा, वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा दिसंबर 2024 से। इससे पूर्व शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। शक्तिकांत दास के बाद कौन आए हैं? तो संजय मल्होत्रा है। संजय मल्होत्रा, स्टार मार्किंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बैंकों द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय के प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो जानते हैं क्रेडिट कार्ड जो है यही है प्लास्टिक मुद्रा। देखिए, वाहन चेकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब चीज़ को प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास समान स्वरूप में दृष्टिगत बैंकों के उपकरणों यानी इंस्ट्रूमेंट्स में परिवर्तन होता रहा। इसी क्रम में लेन देन ट्रांजैक्शन की सुविधाजनक बनाने हेतु बैंकों ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड जारी करना प्रारंभ कर दिया। क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक सामान की खरीदारी कर भुगतान कर सकता है तथा खरीद के मूल्य की राशि के बराबर मुद्रा ग्रहण ग्राहक के बैंक खाते से संबंधित पक्ष को स्थानांतरित की जाती है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं कैश कार्ड को ही प्लास्टिक कार्ड मानी जाती है, प्लास्टिक मनी भी मानते हैं। 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना किया था? तो 12% कर दिया था। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर कितना है? तो ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। यहां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो मुद्रा की मात्रा। देखिए, मुद्रा कह रहा है कि विनिमयन के माध्यम रूप में प्रयुक्त होती है, जो आर्थिक गतिविधियों के सूचकांक संचालन में सहायक होती है। अर्थात यह मूल्य स्थिरता, बचत दर या संसाधन के उपयोग की भांति आर्थिक विकास की प्रत्यक्ष रूप से नहीं अपितु अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देते रहती है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम क्या चीज़ का उदाहरण है? तो निवेश बैंक का है, निवेश किया जाता है इसमें पैसा एक तरह से। देखिए, जीवन बीमा निगम एलआईसी का जन सामान्य की बचत गतिमान कर औद्योगिक प्रतिभूतियों में निवेश करता है। इस प्रकार एलआईसी निवेश बैंक का एक उदाहरण है। एलआईसी जन साधारण से बीमा करने के आधार पर भारी मात्रा में राशि मनी एकत्र कर उसका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में निवेश करता है। इस स्तर के बड़े निवेश के द्वारा भारी प्रतिफल यानी रिटर्न प्राप्त होता है। भूमि विकास बैंक, ध्यान रखिएगा, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। तो ये आंसर हो जाएगा सहकारी उधार ढांचा। सहकारी उधार ढांचा का है, कैसे? यहाँ समझ लीजिए। सहकारी भूमि बंधन बैंक, कोऑपरेटिव लैंड मोर्टेज बैंक, बंधक बैंक, जिसका नाम परिवर्तन कर भूमि विकास बैंक कर दिया गया है, कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक सहकारी साख प्रदान करता है जमीन के ऊपर। भारतीय मुद्रा छापी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये है नासिक प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छापा जाता है। अगला करा है दिए गए विकल्पों में करेंसी नोट जो है प्रेस नासिक महाराष्ट्र में भारतीय मुद्रा छापी जाती है। भारत में मुद्रा प्रेस संबंधी इकाइयाँ निम्न है। जैसे 1 नंबर में देखिएगा तो ये है करेंसी नोट प्रेस नासिक में है, बैंक नोट प्रेस देवास में है,
सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, और सिक्योरिटी पेपर मिल जो है नर्मदापुरम में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। अगला है मुद्रणालय। मुद्रणालय यानी मिंटिंग संबंधी इकाइयाँ निम्न है, मुंबई में है जहाँ सिक्का छपता है, कोलकाता में, हैदराबाद में, नोएडा में। मुंबई ठीक है महाराष्ट्र में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, हैदराबाद आपको पता है आंध्र प्रदेश में है, और नोएडा आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। तो ये सभी चारों जगह पे आपको पैसा सिक्का छपता है, और ये 5 जगह था जहाँ पे नोट छपता है। मतलब नोट ही नहीं छपता है, उसका कहीं कागज बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, ऐसे करके। आगे आपका कि सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो ये होता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना, यही तो होता है। समझ लीजिए करा मौद्रिक नीति से तात्पर्य है कि उस नियंत्रण नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक समान आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा की आपूर्ति का नियंत्रण रखता है। किंतु भारत जैसे विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से जहां एक ओर साख की मात्रा का नियमन यानी मुद्रा आपूर्ति की नियंत्रण करता है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यक्रमों द्वारा उत्पन्न मुद्रा एवं साख की आवश्यकता को भी पूरा कर देता है। डैश की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधार है। तो ये हो जाएगा नरसिम्हन कमेटी के द्वारा। क्या है उसको समझिए यहाँ से जरा, बढ़िया चीज़ है। नरसिम्हन समिति जो है 1991 में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की गिरती लाभ प्रदत्ता के लिए बैंकों की ब्याज रूपी आय में गिरावट को प्रमुख रूप से चिन्हित किया था। ब्याज रूपी आय में कमी का कारण कुल जमा का एक बड़ा भाग सापेक्षता, कम ब्याज दर पर संविच्छिक तरलता अनुपात, नकद आरक्षण अनुपात के रूप में रखना था। इसके अतिरिक्त सामाजिक बैंकिंग के अधीन कुल जमा का काफ़ी बड़ा भाग यानी कुल जमा का 40% प्राथमिक क्षेत्र को कम ब्याज दर पर देना पड़ता है। बैंकों की कुल जमा का मात्र 30% भाग ही बाजार ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। आगे है उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में नरसिम्हन कमेटी ने SLR के घटता 25% तथा SRR को कम करके 5% स्तर पर लाने की सिफारिश किया था। इसके साथ साथ बैंकों को उधार की न्यूनतम ब्याज की दर निश्चित करने की स्वतंत्रता प्रदान करने की सिफारिश की। सरकार ने कमेटी के उपयुक्त सुझावों को स्वीकार कर लिया था। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्त मानक क्या है? तो ये तो स्टार लगा हुआ है, पहले का क्वेश्चन है 1999 का है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंक के नाम से पुकारा जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ग्रामीण बैंक के नाम से पुकारा जाता है। तो ये क्या है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से है इसका संबंध। देख लीजिए जरा, कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो रीजनल रूरल बैंक RRBs जो है कि स्थापना वर्ष 1975 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्यिक उद्योग तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास हेतु ऋण और अन्य सुविधा प्रदान करने के विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों और उससे जुड़े उसके अनुसांगिक मामलों के लिए की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के वर्गीकृत किया गया है। दुर्लभ मुद्रा मतलब हार्ड करेंसी का आश्रय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है। समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, दुर्लभ मुद्रा का तात्पर्य विकसित देशों की मुद्रा से है। इन्हें दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है क्योंकि इनकी पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, मतलब डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, और फलतः इसकी प्राप्ति आसानी से नहीं हो पाती है। यहाँ करा है भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो आंसर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारे बैंक को कर्ज देता है। उसके बाद RBI हो जाएगा, मतलब SBI हो जाएगा। भारत देखिए, सरकार का बैंक तथा बैंकों का बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI भारत बैंकिंग प्रणाली में शीर्षस्थ बैंक है। नोट जारी करने तथा मौद्रिक साख के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 में की गई थी, जिसका वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। पहले इसी का नाम इंपीरियल बैंक करके था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? इसका आंसर ई जाएगा, प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है। यहां देखिए, कह रहा है विकल्पवत सभी संस्था प्रत्यक्ष वित्त के स्रोत है। मतलब आपको नाबार्ड हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक हो गया, भारतीय स्टेट बैंक, सभी में आपको जाके आपको प्रत्यक्ष वित्त मिल जाएगा पैसा। हालांकि नाबार्ड द्वारा नागरिकों को कोई प्रत्यक्ष वित्त नहीं उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन फूड पार्क, सहकारी बैंकों आदि को प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराया जाता है। अन्य संस्थाएं नागरिकों से लेकर छोटे, लघु तथा बड़े उद्योग में प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराते रहती है। अगला है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली, नोट इशू आधारित है। तो ये आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर। क्या है इसको समझाता हूँ यहाँ पे।
वर्ष 1956 में रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के अनुसार 115 करोड़ रुपए का न्यूनतम स्वर्ण कोष और 400 करोड़ रुपए का विदेशी प्रतिभूतियां रखनी आवश्यक थी, किंतु वर्ष 1957 के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक द्वितीय संशोधन अधिनियम के अधीन स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा प्रतिभूतियों की कोष की न्यूनतम राशि संयुक्त रूप से 200 करोड़ रुपए के बराबर निश्चित की गई, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण होना चाहिए और शेष 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होना चाहिए। ऐसा कुछ रूल्स बनाया इसने। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने की मदद करा था, तो ये हो जाएगा एक्जिम बैंक के द्वारा किया था। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, फिर भी समझ लेते हैं। कह रहा है भारतीय निर्यात आयात बैंक द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ने अपना परिचालन मार्च 1982 में शुरू किया। इस बैंक का उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातों में वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना था। साथ ही साथ यह बैंक वाणिज्यिक बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को उसकी निर्यातक आयात वित्तीय प्रबंधन क्रियाओं हेतु पुनर्वित्तीय सुविधा भी उपलब्ध कराता था। अपनी वित्तीय संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक्जिम बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले सकता था। यहाँ करा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित के लिए पात्रता मापदंड क्या है? न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1500 करोड़ होना चाहिए, न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 500 करोड़ होना चाहिए, लेकिन इसका आंसर चला जाएगा आपका कि न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ इसके पास होना चाहिए। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बेहतर स्पष्टता लाने के उद्देश्य से स्मॉल फाइनेंस बैंक हेतु यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मापदंड इस प्रकार है। एक नंबर में कह रहा है अनुसूचित बैंक का दर्जा तथा न्यूनतम 5 वर्षों की अवधि के कार्य निष्पादन का संतोषजनक ट्रेड रिकॉर्ड होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होनी चाहिए। तीसरा है पिछली तिमाही लेखा परीक्षण के अंत में न्यूनतम निवल जो मालियात होता है 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। अगला चौथा पॉइंट कहता है SFB के लिए निर्धारित जो CRAR है आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट कहता है पिछले 2 वित्तीय वर्षों में निवल लाभ रहा हो तथा छठा कहता है पिछले 2 वित्तीय वर्षों में GNP तथा NNP क्रमशः 3%, 1% से कम और उसके बराबर होना चाहिए। ये सारे कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भाग 2 अगर देखेंगे तो सामाजिक विकास से रिलेटेड क्या प्रश्न है उसको समझिए। मानव विकास, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समझिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किए जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है, तो ये गड़बड़ है, पहला ही गड़बड़ है। देखिए जन्म से जीवन प्रत्याशा आयु के द्वारा आयु काल को मापते हैं, ये सही है पॉइंट। अगला है प्रौढ़ साक्षरता दर द्वारा ज्ञान को मापा जाता है, ये भी सही है। जीवन स्तर की माप क्रय शक्ति समानता के द्वारा समायोजित अमेरिकी डॉलर के रूप में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, समझे, GDPA पर कैपिटा US डॉलर PPP के द्वारा करता है। यहाँ समझिए कि मानव विकास रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं होता है, किसके द्वारा होता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी होता है। यह मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय PPP के संदर्भ में साक्षरता दर और जन्म पर जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए जारी की जाती है, जो ज्ञान, लंबे और स्वस्थ जीवन तथा जीवन जीने के उचित मानक HDI की रिपोर्ट पहली बार वर्ष 1990 में जारी की गई थी। क्लियर है? कुछ समझ में आ रही है बातें? कोशिश करिएगा, सारी बात क्लियर होता जाएगा। सेशन पसंद आ रहा है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल जाए। कोई और भी क्लासेज या कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि उसको भी मैं स्टार्ट कर दूँ आप लोग के लिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंतर्गत भारत में मानक विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक यानी अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? देखिए अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल उत्पाद तो लिया गया, साक्षरता दर को भी लिया गया है। देखिए जन्म में जीवन प्रत्याशा लिया गया लेकिन ये नहीं लिया गया, शिशु मृत्यु दर, अभी जस्ट आपने ये चीज़ देखा था। रोजगार बेरोजगार एवं कल्याणकारी योजनाएं की कुछ बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गड़बड़ पूछ रहा है, तो पहला ही गड़बड़ है कि भारत के वित्त मंत्रालय ने योजना शुरू की, ये गड़बड़ है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किया था। देखिए यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है, सही है। यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार और मरम्मत एवं नवीकरण के सम्मिलित करता है, ये भी सही है। अगला है कि यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
द्वारा तैयार की गई है। तो इसका आंसर आप देंगे, पहला ही गड़बड़ था। उसी चीज़ को यहाँ फिर से दिया गया है। 19 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ आयुष्मान सहकार योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई योजना है। योजना का उद्देश्य जो है सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल आदि की स्थापना, मरम्मत, आधुनिकीकरण आदि द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना है। वर्तमान में आयुष्मान सहकार योजना सहकारी मंत्रालय भारत सरकार के दायरे में आ गया है। बजट ये 1 मिनट, ये क्वेश्चन छोड़िए, 19-20 का है, पुराना क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन को छोड़ना होगा, ये भी जो है पेंशन पहले का है। इसे देखते हैं। समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? ये जो समुदाय विकास कार्यक्रम है तो इसका एक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, कह रहा है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 से स्टार्ट हुआ था। अगला है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या था? फिर से ई नंबर जाएगा, एक से ज़्यादा चीज़ आपके सामने दिख रहा है। फिर से वही बात है, देखिए, किसी भी समुदाय का सर्वांगीकरण विकास, भौतिक हो गया, सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया, सांस्कृतिक विकास। सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट कहलाता है। भारत में सामुदायिक विकास मुख्यतः निर्माता एस के डे अनुसार जियो और जीने दो उच्च सिद्धांत की सामुदायिक विकास की आधारशिला है। सामुदायिक विकास में कृषि, पशुपालन, सिंचाई, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उत्पादन, संदेश वाहन, ग्रामोद्योग, पंचायत तथा जीवन के सभी महत्वपूर्ण तत्व शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सामुदायिक विकास वे प्रक्रिया है जिसमें समुदायों को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दिशा को सुधारने, राष्ट्र के जीवन में इन समुदायों के सम्मिलित करने तथा राष्ट्रीय प्रगति के योगदान हेतु इन समुदायों को समर्थन बनाने के लिए व्यक्तियों के प्रयत्नों का सरकारी अधिकारियों के प्रयत्नों से भी समन्वय की जाती है। क्लियर है? आगे आइएगा। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में शुरू किया गया था। अच्छा क्वेश्चन में आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन में। अंत्योदय कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया था। ये एकदम स्टार मार्किंग पॉइंट होगा। इस पॉइंट को जवाब दीजिए जरा। कह रहा है कि निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करिए। EAS, ट्राइसेम, JRY और अगला है RLEGP, ठीक है। इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या है? तो कोई बात नहीं, इसका डी हो जाएगा। आइए यहाँ समझते हैं, डिटेल में है कि ट्राइसेम क्या है। तो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना जो 18 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 1979 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला है आपका RLEGP जो है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम योजना 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीन हेतु रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय द्वारा जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट किया गया जो अप्रैल 1989 में शुरू किया गया था। रोजगार आश्वासन योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। क्लियर हुई बात है? यहाँ देखिएगा, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करिए। जीवंत ग्राम कार्यक्रम स्टार मारने वाला है। कह रहा है कि यह उत्तरी सीमा पर सीमांतवर्ती गांवों के विकास के लिए शुरू किया गया था। यहाँ करा केंद्रीय बजट, एक सेकंड दीजिएगा जरा मुझे। केंद्रीय बजट भाषण 2022-23 में जीवंत ग्राम जो कार्यक्रम है इसकी घोषणा की गई। इस योजना के माध्यम से उत्तर सीमा के ऐसे सीमावर्ती गांव जहां की जनसंख्या बहुत ही विरल, बहुत कम है, उसकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधा भी बहुत ही सीमित है तथा विकास के लाभ के वंचित रह गए हैं, इन पर जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाएगा। यह क्रियाकलाप गांवों की बुनियादी सुविधा के आवास, पर्यटन केंद्र के निर्माण, सड़क संपर्क, विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था, दूरदर्शन और शैक्षणिक चैनलों के लिए डायरेक्ट टू होम एक्सेस की व्यवस्था, आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्यक्रम किए जाएंगे। इस क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। 15 फरवरी 2023 को इस योजना का केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। अगला आपका PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? जो PM कुसुम योजना है
तो इसका उद्देश्य है कि किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त कर उसे पंप सेट और सौर ऊर्जा से जोड़ना। वर्ष 2019 में आरंभ पीएम कुसुम यानी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा तथा उत्थान अभियान का उद्देश्य सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेट को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता समाप्त करना है। निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा अंग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। देखिए, ग्रामीण औद्योगिकरण है, ग्रामीण टेलीफोनिक है, ग्रामीण आवास है। यहाँ समझिएगा जरा कि भारत निर्माण कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना था। इसकी कार्य योजना में ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत, सड़क, पेयजल, दूरसंचार, सिंचाई एवं आवासों का निर्माण शामिल था। ग्रामीण सिंचाई विकास कार्यक्रम में शामिल कार्यों की प्रमुख मद क्या था? सिंचाई से त्वरित गति से लाभ देने वाले प्रोग्राम लाना था, नदी परियोजना को इंटरलिंकिंग करना था, जल निकायों की मरम्मत करना था, पुनरुद्धार तथा जीवनोपार्जन योजना लगाना था, कृषि आधारित उद्योग लाना था। भारत निर्माण योजना का अंग नहीं था। कृषि आधारित उद्योग के बारे में बात नहीं किया गया था इसमें। यहाँ है आपका कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, भारतमाला परियोजना भारत के सड़क आधारभूत संरचना से संबंधित है। यह राष्ट्रीय रोजमर्रा के लिए निर्माण उन्नत हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र कार्यक्रम केंद्रीय सरकार की आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को अक्टूबर 2017 में मंजूरी प्रदान की। इसकी अनुमानित अवधि 5 वर्ष 2017 से 18, 2021 से 22 तक। भारतमाला योजना के द्वितीय चरण जो है फेज 2 की घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। यहाँ करा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो पहला है जल निकायों की मरम्मत तथा नवीकरण करना, ये सही है। कुओं का निर्माण ये नहीं करना था। जल भृतियों को पुनर्भरण की वृद्धि करना था। वर्षा संचयन संरचनाओं को निर्माण करना था, ये सभी पॉइंट था। कुआं के बारे में नहीं था कि निर्माण करना। हाँ, पुराना कुआं है उसको मरम्मत करना था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है? तो ये हो जाएगा पोषण। देखिए, प्राथमिक शिक्षा था, प्राथमिक स्वास्थ्य था, ग्रामीण सड़क था इसके अंदर। यहाँ लिखा गया कि वित्तीय वर्ष 2000 से 2001 में प्रारंभ प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY के घटक क्या क्या था? स्वास्थ्य था, शिक्षा था, पेयजल था, आवास था, सड़कें था और ग्रामीण विद्युतीकरण था। लेकिन इसके अंदर पोषण की बात नहीं किया गया था। यहाँ कहा कि नीचे वक्तव्य में दिए गए जिनमें कथन एक को दूसरे से समझिए। कथन एक यहाँ पे देखिए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कि अन्य कार्यक्रमों को उतना सफलता मिलती जितना आशा की जाती थी। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितना आशा की जाती थी। अगला है केंद्रीयकृत ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है। तो पहला सत्य है, पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा गड़बड़ है। यहाँ समझ लीजिए डिटेल से। कह रहा है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP जैसे अन्य कार्यक्रमों का निष्पादन भी IRDP के स्तर अथवा उससे बेहतर रहा है। उदाहरण बात की जाए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे IRDP के साथ साथ अक्टूबर 1980 में प्रारंभ किया गया था। छठी योजना की अवधि में 15 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन लक्ष्य की अपेक्षा लगभग 18 लाख मानव दिवस रोजगार कार्यक्रम किया गया। 15 से 18 लाख लोग शामिल हुआ। 1989 में प्रारंभ जवाहर रोजगार योजना का प्रशासन ग्राम पंचायतों के अधीन रखा गया। अतः कथन तो सही है लेकिन किंतु कारण गड़बड़ है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण करना। इस प्रश्न को देखिएगा, कह रहा है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP छठी योजना में अक्टूबर 1980 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए गए। IRDP द्वारा मूल रूप से ग्रामीण परिवार में स्वरोजगार को प्रोन्नत करने की विधि अपनाई गई ताकि उत्पादक परिसंपत्तियों के हस्ताक्षर से वे इतनी आय कमा सके कि निर्धनता रेखा को पार कर सके, गरीबी रेखा से ऊपर आ जाए। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को। कई बार आया है प्रश्न। समुदाय का सक्रिय भागीदारी द्वारा क्षेत्र के भौतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग के माध्यम से संपूर्ण ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP की शुरुआत की गई। सामुदायिक विकास योजना प्रारंभ करने वाला भारत विश्व का प्रथम देश था। ये खास बात है। आगे देखिएगा, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो आंसर है 1953 को।
उसी को आगे बढ़ाया गया था। देखिए, राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस अप्रैल 1953 में तैयार की गई थी। 2 अक्टूबर 1953 को इसका शुभारंभ भी कर दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो एक से ज़्यादा काम करना है मनरेगा का उद्देश्य। क्या क्या है यहाँ से समझिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है मनरेगा का उद्देश्य जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, जो संविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधी अकुशल मजदूरी करने को तैयार है। इसके अन्य उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना शामिल है, जिसमें आमतौर पर सड़क, नहर, तालाब, कुआं जैसे टिकाऊ साधन का निर्माण किया जाता है। तटबंधों का निर्माण, मरम्मत करना, भूमि समतल करना, वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण, संचयन और बाढ़ नियंत्रण तथा सुरक्षा आदि कार्य भी इस योजना के शामिल किया जाता है। कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया। तो आपको समझना होगा वो 2020 से 21 से 2024-25 के लिए लागू किया गया है। अच्छा क्वेश्चन में जाएगा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2020 में की थी। उनकी समयावधि 2020 से 21 से 2024-25। इसके पहले चरण की शुरुआत भी याद रखिए 2014 से की गई थी, जिसका समयावधि 2014 से 19 रखा गया था। गरीबी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है एग्जाम में, समझ लीजिए कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धनता इन 4 राज्यों से निवास करती है। अच्छा क्वेश्चन है, ये 2008 का है, तो इसको भूल जाइए। ये क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, गड़बड़ है। ये भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। जो डाटा है बहुत पुराना डाटा है, उसको हम लोग को नहीं पढ़ना है। सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी का अर्थ क्या होता है। तो आर्थिक असमानता है। अच्छा क्वेश्चन में जाएगा, पढ़ लीजिए जरा। यहाँ कह रहा है कि सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्ग का माध्यम कितना विषमता है। सापेक्ष निर्धनता के मापन हेतु मुख्यतः 2 विधियां प्रयोग की जाती है, लॉरेंज वक्र विधि तथा गिनी गुणांक विधि। ये दोनों को याद रखिएगा। इनमें से किसने गरीबी निवारण की भावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था। तो देने वाले मोहम्मद यूनुस थे। बहुत अच्छा है, स्टार लगाने वाला ये चीज़ है। देखिए, स्वयं सहायता समूह एसएचजी का विचार बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के दिमाग की उपज थी। उन्होंने वर्ष 1976 में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की शुरुआत की थी। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल ही में गरीबी उन्मूलन, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में बहुत उभरा है। तीसरा टॉपिक पे हम लोग आए हैं, जिसमें वैदेशिक क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। थोड़ा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है अभी सेशन। आराम से देखिए, सारी बात समझने का प्रयत्न करिए। देखिए, कह रहा वैश्विक और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो कह रहा है निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, ये गड़बड़ है वैश्वीकरण में। ठीक है, इसके वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया, एकदम सही बात है। इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा, ये भी सही बात है। यहाँ समझिए, विश्व के विभिन्न देशों का व्यापार, निवेश एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के किसी देश को पड़ने वाले प्रभाव निम्नलिखित संदर्भ में आता है। जैसे इसे वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव आदि बढ़ा है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने 2020 से 21 में बजट के एक नई योजना निर्विक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा। तो निर्यात क्षेत्र जो है लाभान्वित होगा। ये स्टार्ट किया था 1 फरवरी 2020 को। यहाँ करा भारत में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, ये पुराना डाटा है, छोड़ दीजिए। यहाँ है कि देश के विभिन्न स्थलों एवं घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है। तो इसको माना जाता है निर्यात के समान माना जाता है। यहाँ पे है कि देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निर्यात के समान मानी जाती है। निर्यात को एक देश में निर्यात वस्तु और सेवाओं के रूप में समझाया जाता है। दूसरे देश के नागरिक द्वारा अधिकृत किया जाता है, मतलब हमने भेजा, दूसरा ने उसको ले लिया। तो दूसरा लोग घूमने भी हमारे यहाँ आया तो वो जो खर्च कर रहा है वही बात हुआ। कर रहा है
ये छोड़ दीजिए पुराना क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन भी छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब जो डाटा है ये सब बहुत पुराना डाटा है, तो इसको छोड़कर ही चलने में भलाई है। जैसे ये क्वेश्चन को देख लीजिए, कह रहा है भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। भारत जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो कपड़ा है। फिलहाल क्या है उसको समझना पड़ेगा। प्रश्नकाल के समय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से विकल्प सी उत्तर होगा। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के हिसाब से कपड़ा में सबसे ज़्यादा भारत कमा रहा है। यहाँ देखिए, भारत से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो चावल। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ का प्रश्नकाल में दिए गए विकल्प का उत्तर डी उत्तर सही था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार 2000 उद्धरण आंकड़ों के नया में भी यही आंसर होगा। निर्यात होने वाला सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, चावल। निर्यात समझते हैं, आयात लाना, निर्यात बाहर भेजना। देखिए, नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमोदित दिया गया था, तो सलीम समूह को दिया गया था। ये क्या है समझिए यहाँ से। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम क्षेत्र में सेज की नीति अंतर्राष्ट्रीय सलीम समूह के विशेष तौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अनुमोदित की गई थी। इसको थोड़ा छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। यहाँ कह रहा है वैश्वीकरण में शामिल नहीं है, तो ये नहीं है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेशन नहीं है। देखिए, आयात शुल्क में कमी है, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन है, प्रत्यक्ष विदेश निवेश का उन्मुक्त प्रवाह है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी का विनिवेशन नहीं है। एक मिनट रुक जाइएगा जरा। एक तरफ लगातार क्लास लेते लेते गला टेर करे करे गर्दन में दर्द हो जाता है, इसलिए कैमरा को थोड़ा सा एंगल चेंज किया हूँ। वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की कनेक्टिविटी का विनिवेश सम्मिलित नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन आदि शामिल है। यहाँ कह रहा है EPCG का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल कोड्स, सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है, समझे। इसका उद्देश्य वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात क्षमता बढ़ाने तथा निर्यात की स्पर्धात्मक बढ़ाने हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सरल बनाना है। ये पुराना डाटा है, इसको फिर छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को लेकिन करना पड़ेगा। किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया, तो आंसर 1991 में किया गया था। वर्ष 1991 में भारतीय रुपयों का महीने में 2 बार जुलाई माह में एक तारीख और 3 तारीख को अवमूल्यन डिवैल्यूएशन किया गया था। यहाँ है कि भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता बाइलेटरल फॉरेन एड्स आती है, तो यह है जापान से। ये बहुत पहले का है क्वेश्चन, समझ लीजिए। वर्ष 1991 से 2001 तक जापान द्वारा भारत में प्राप्त कुल विदेशी सहायता से 21.4% सहायता उपलब्ध कराई थी। वर्ष 2002 से 3 में वर्तमान अवधि में जापान द्वारा उपलब्ध विदेश सहायता कुल विदेश सहायता का सर्वाधिक हिस्सा था। पहली योजना के प्रारंभिक में चौथे योजना के अंतर्गत कुल विदेशी सहायता अमेरिका USA सहायता सर्वाधिक था। वर्तमान में भारत विदेशी सहायता लेने की तुलना में अधिक देता है, मतलब सहायता लेने से ज़्यादा भारत देता है, अब बदल गया है। विदेशी विनिमयन FDI और विदेशी ऋण की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखिए 4 नंबर है क्या, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्याप्त लागू है। ये जो विनिमय दर है कौन सा व्यवस्था लागू है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैनजेट या डार्क फ्लोट बोला जाता है। समझिए जरा। वर्ष 1992 से 93 के बाद में भारत में प्रतिबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली अपनाई जा रही है, जो कि स्वतंत्र फ्लोटिंग यानी फ्रीली फ्लोटिंग एवं पूर्ण प्रतिबंधित प्रणाली फुल्ली मैनेज्ड सिस्टम दोनों ही सम्मिश्रित है। यहाँ करा विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है, उसे हम लोग गर्म मुद्रा के रूप में जानते हैं। क्या है भाई, कि वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी कहलाती है। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्त हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जा सकता है। यहाँ कह रहा है रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, यहाँ समझिए कि रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख
मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए की विदेशी मुद्राओं तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से है। रुपए के पूर्ण परिवर्तनीयता चालू खाते तथा पूंजी खाते पर से विदेशी पूंजी के भारत में आने एवं भारत से जाने के कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परिणाम स्वरूप भारत द्वारा रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता अपनाए जाने से विदेशी निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा और इसके फलस्वरूप भारत में विदेशी पूंजी की अंतर्प्रवाह वृद्धि हो जाएगी, मतलब बाहर के लोग यहाँ पैसा इन्वेस्ट करने लगेगा। इसी कारण भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता प्राप्त करना भारत की आर्थिक नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ज्ञातव्य कि वर्ष 1994 में चालू खाते में रुपए परिवर्तनीय है। व्यापार खाता पर आंशिक रूप से यह मार्च 1992 से ही परिवर्तनीय हो गया था। पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के संबंध में एस तारापोर की अध्यक्षता में जून 1997 में एक समिति गठित की गई, जिसे कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति पर क्रमिक रूप से पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता संस्तुति दी गई। आयकर पुनः मार्च 2006 में एस.एम. तारापोर की यह अध्यक्षता में पूंजी खाते का परिवर्तनीयता का खाका तैयार करने के लिए समिति 2 गठित की गई, जिसने मौजूदा पूंजीगत नियंत्रणों की समीक्षा के बाद 3 चरणों में पूंजी परिवर्तनीयता हेतु एक व्यापक 5 वर्षीय समयबद्ध योजना तैयार की। यद्यपि वर्तमान में पूंजी खाते का परिवर्तनीयता नहीं है, यद्यपि विभिन्न पूंजी व्यवहारों के संबंध में रिजर्व बैंक अत्यंत ही उदारवादी नीति अपना रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है। तो ये पहले का डाटा है, उस समय सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विदेश से पैसा लगता था। यहाँ देखिएगा जरा, वर्ष 2024-25 में अप्रैल दिसंबर के दौरान सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश जो है सेवा क्षेत्र में दर्ज की गई। इसके बाद क्रमशः कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा नॉन इक्विनेशनल एनर्जी के क्षेत्र में भी दर्ज किया गया। अगला है कि भारतीय रुपए की विनियमन दर निर्धारित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में होता है। देखिए इसको, वर्ष 1975 से 1992 तक भारतीय रुपयों की विनिमय दर का निर्धारण विकसित देशों की मुद्राओं के एक बास्केट के आधार पर होता था। इस विदेशी मुद्रा बास्केट के में 5 विदेशी समूहों को मुद्राओं संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, जापान की मुद्रा येन और ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टार्लिंग, चीन की रेमिंगे, युआन तथा यूरो को रखा गया था। मार्च 1992 से मार्च 1993 तक बाजार में निर्भरता दर की दोहरी प्रणाली अपनाई गई तथा मार्च 1993 में बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर रुपए की विनियमन दर निर्धारित हो रही है। पुराना डाटा है, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको समझिए, वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है, क्या ग्रहण किया है, तो चालू खाता की पूर्ण विनियमनता। ये बहुत पहले का लेकिन ये भी डाटा है, समझे। आगे बढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की बात करते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है ये, तो 1944 में ही हुआ था, समझे। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो कि विभिन्न परियोजनाओं को संचालन करने हेतु निम्न एवं मध्यम आय वाले देश को वित्तीय ऋण अनुदान प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका में है। वाशिंगटन डीसी एक शहर है। किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण यानी पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो SDR को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के विदेश आहरण अधिकरण SDR को कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है। SDR का मूल्य प्रत्येक 5 वर्ष में IMF द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में तय किया जाता है। IMF द्वारा वर्ष 1969 में ISD को चालन में लाया गया था। यहाँ शब्द संक्षेप TRIM से क्या बनता है? तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स इसको बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। अगला है G15 है, तो ये क्या है? विश्व के विकासशील देशों का एक संगठन है। G15 विकासशील देशों का परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु स्थापित एक अनौपचारिक संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1989 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 9वें निर्गुट शिखर सम्मेलन के समय में हुई थी। G15 का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलता है। कह रहा है इन देशों में से कौन सा देश G8 का समूह सदस्य नहीं है? तो आप इसको जानिए, स्पेन इसमें नहीं आता है। ये 2008 का क्वेश्चन है। प्रारंभ में G7 विश्व की 7 औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों
का संगठन है जिसमें अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान शामिल थे। बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के पश्चात रूस में भी इस संगठन वर्ष 1997 में सदस्य बन गया। आगे करा तब इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में रूस में निलंबित होने के कारण इसे पुनः G7 कर दिया गया, रूस बाहर हो गया। अगला है आसियान, इसके लिए है तो यह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यहाँ है ना आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संघ है। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था, तो आंसर हो जाएगा भारत सहायता क्लब के रूप में। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है, तो साप्टा को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। 11 अप्रैल 1993 में अस्तित्व में आई साप्टा जो है का पूर्ण रूप जो है सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। साप्टा जो है 7 दिसंबर 1995 में प्रभावित हुआ था। 1 जनवरी 2006 से साप्टा जो है लागू हुआ। सार्क प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ, तो ये होगा 7 दिसंबर 1995 को ही हुआ था। अपेक का पूर्ण रूप क्या है, तो एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डी आंसर हो जाएगा इसका। ये सब संस्थान है जो पता होना। तत्कालिक ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एपेक की स्थापना नवंबर 1989 को हुआ था। अपेक का पूर्ण रूप है एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक में विश्व की बड़ी विस्तारोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं वाले 21 सदस्य राष्ट्र शामिल है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो स्टार लगा हुआ है, इसको समझ लीजिए जरा अच्छे से। दिसंबर 1985 में गठित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क में दक्षिण एशियाई निम्नलिखित सदस्य 7 देश शामिल थे। ठीक है, इसमें भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है, भूटान है। सार्क के 12वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को भी संगठन का सदस्य बनाने का निर्णय सदस्य राष्ट्रों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। अफगानिस्तान वर्ष 2007 में नई दिल्ली में आयोजित सार्क के 13वें शिखर सम्मेलन में सदस्य राष्ट्र के रूप में हिस्सा लिया। अतः वर्तमान में सार्क के सदस्यों की संख्या 8 हो गई है। चीन तथा म्यांमार दोनों ही सार्क के सदस्य देश नहीं रहे हैं। सार्क में इंपॉर्टेंट म्यांमार हो जाता है, क्योंकि सबको लगता है भारत के आसपास वाला तो ही है, लेकिन म्यांमार नहीं है। कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो स्टार इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि प्रश्नकाल हेतु विकल्प ए सही उत्तर था, अफगानिस्तान, समझे। लेकिन फिलहाल तो ये शामिल हो गया था। अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान है। म्यांमार एक डाल देते हैं, म्यांमार जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला है निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है, तो ये जो है ADB ये संबंधित नहीं है। क्लियर है, यहाँ समझिए कि विश्व बैंक समूह में 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल है, जो कि IBRD हो गया, इसका स्थापना 1944 में होता। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया। IDA स्थापना 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो गया। IFC स्थापना 1956 में हुआ, निवेश विवादों के निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ICSID स्थापना 1966 में, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। MIGA स्थापना 1988 आते हैं। एशियाई क्षेत्र का आवश्यकताओं के ध्यान में रखते हुए 1966 में फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक मतलब ADB का स्थापना हुआ था। यहाँ पर WTO अस्तित्व में कब आया था, तो यह आया था जनवरी 1995 में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना पूर्ववर्ती पहले GATT के उरुग्वे दौर की लंबी वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। इसके सदस्य देशों की संख्या 166 है, बहुत सारा लोग है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसी तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो उसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन को ही जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रथम एवं दूसरे रूप में मान्यता प्राप्त होता है। 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आए गट की उत्तरवर्ती संस्था विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भाग 4 में विविध में आ जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन टाइप के क्या क्या पूछा गया अभी तक उसको देखते हैं। ये प्रश्न कर रहा है स्वामित्व योजना का संबंध कथन पर विचार करिए, और नीचे लिखा गया गलत को बताना है। तो 1 नंबर गलत है और 3 नंबर गलत है, जो सही है उसको पढ़ते हैं। यह योजना CORS नेटवर्क की तरह
जियोपोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने के योग्य मानक बनाने का प्रयास कर रही है। तो ये सही है। अगला है, यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग कर भूमि के छोटे खंडों का नक्शा तैयार करने की ग्रामीण बस्ती या आबादी में क्षेत्रीय संपत्ति को स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने के लिए एक सुधारात्मक पहल प्रदान करती है। तो ये सही। इसका गड़बड़ था आपका 1 और 3। थोड़ा सा समझ में यहाँ से आएगा आपको। अप्रैल 2020 में प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना जो है का पूरा नाम जो है ग्रामीण क्षेत्रीय उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से गाँव का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, SVAMITVA, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आबादी युक्त भूमि का सीमांकन करने के लिए नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण औद्योगिकी समझे का उपयोग कर ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। इस योजना के तहत CORS यानी कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान, जो भूमि के सटीक भू संदर्भित भू सत्यापन और सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता में कौन सा शामिल नहीं रहा है? तो सतत विकास नहीं रहा है, ये रहा है कृषि उत्पादकता एवं अनुकूलता रहा है, रोजगार और कौशल विकास रहा है। बहुत सारा पॉइंट है, समझ लीजिए। जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत दिशा में भरपूर अवसरों को सृजन करने हेतु 9 प्राथमिकताओं को संबंध में सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। ये इस प्रकार है, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। अगला है रोजगार और कौशल प्रशिक्षण। अगला है समावेशी मामला संसाधन विकास सामाजिक न्याय विनिर्माण और सेवाएं। अगला है शहरी विकास। अगला है ऊर्जा सुरक्षा। अगला है अवसंरचना। 8 में है नवाचार अनुसंधान तथा विकास, अगली पीढ़ी की सुधार। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? इसका कारण है उपयुक्त सभी। शहरों में अधिक श्रम की मांग होती है, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार होता है। डी आंसर जाएगा इसका परफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? तो 4.5%। इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ना होगा, इसको भी छोड़ना होगा। ये डाटा है भाई, इसीलिए छोड़ रहा है। ये डाटा हमारे आपके कोई काम का नहीं है। जैसे ये डाटा, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। निम्नलिखित स्रोतों में से किसे भारतवर्ष का सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो यह तापीय विद्युत हम लोग के पास सबसे ज़्यादा होता है। हाँ, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? लेटेस्ट डाटा अगर मिल जाए 10% है। लेटेस्ट डाटा को समझिएगा जरा। यहाँ प्रश्नकाल में 28 फरवरी 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विकल्प ए सही उत्तर होगा। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 28 फरवरी 2025 तक भारत के स्थापित विद्युत क्षमता इतना मेगावाट थी, जिसमें जल की जो योगदान इतना था 10% तकरीबन था। ये भी छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करेगा? तो एक से ज़्यादा आंसर जाएगा। यहाँ से समझिएगा कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम ब्याज दर, ठीक है, मूल्य स्तर, ये दोनों, रोजगार, उत्पादन आदि समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र के आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था का व्यापक अध्ययन किया जाता है। अगला है अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी चरों का सामूहिक रूप अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे समग्र मांग हो गया, समग्र आपूर्ति हो गया, रोजगार, आय, उत्पादन इत्यादि सभी चीज़। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में ही हुआ था। यह है बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। तो ये पहले का क्वेश्चन है, इसको छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है पुराने क्वेश्चन को। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई, ये भी छोड़ना पड़ेगा,
यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन के संबंधित है। तो जानते हैं ये जो सक्षमता उपागम है यही है उनसे संबंधित। यहाँ कह रहा है सक्षमता उपागम विकास 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्री के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में अक्षमता उपागम का मुख्य ध्येय व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना तथा व्यक्तिगत विषमता को दूर करना है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री है जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र सक्षमता उपागम हेतु 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान कर दिया गया। ये वाला याद रखिएगा, ये 1968 का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। इसको मैच कराना है तो नीचे आंसर देख लीजिए जरा इसका। ओपन जनरल लाइसेंस जो है विदेशी व्यापार हो गया। ट्रायसेम जो हो गया रोजगार के लिए। थोक मूल्य सूचकांक है मुद्रास्फीति। नकदी रिजर्व अनुपात जो है ऋण नियंत्रण। ये करा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा व्यापारिक, ये पुराना डाटा है, इसको मैच कराना है तो यहाँ से समझ लीजिए जरा। ए नंबर आंसर जाएगा कि सहकारी आयोग की बात किया केंद्रीय राज्य संबंध है। सी रंगराजन समिति अगर बात की जाए तो गरीबी माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु बना था। पारेख समिति की बात किया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए। नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी आयोग भी पूछा हुआ है एग्जाम में पहले। यहाँ कर रहा है नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई। तो 1999 में प्रारंभ हुई थी। जनवरी 1999 में प्रचालित में आई यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा यूरो लेखा की इकाई थी। 1 जनवरी 1902 में यह वास्तव में चलन में आया। वर्तमान में यूरोपीय संघ के 27 से 20 देश जो है इसी को अपनाया हुआ है, यूरो को ही अपना मुद्रा माने हुए हैं। अगला सुनिएगा, राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है, कहाँ से कहाँ को जोड़ता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ये यहाँ का है राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन को चुनना है। तो पहला जो लिखा हुआ है एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, ये सही है। देखिएगा राष्ट्रीय पेंशन जो है नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस जो होता है केवल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, राज्य सरकार और अन्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है। इसका विनियमन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इस योजना से जुड़े वाले देश के 18 से 70 वर्ष के सभी नागरिक के लिए यह स्वच्छता योजना है। वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी प्रदान की गई। 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी भी हो गया। यहाँ है फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। तो आंसर हो जाएगा बिल गेट्स है। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है, ये सब छोड़ दीजिए। यहाँ से आइए, अप्रैल 2024 में फोर्ब्स की जारी वर्ल्ड जो बिलियनियर्स लिस्ट 2024 में अरबपतियों की सूची में बर्नार्ड अल्बर्ट एंड फैमिली जो है $233 बिलियन के साथ सबसे ऊपर है। अगला प्रश्न आपका है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। यहाँ का रहा है पूरा PURA ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा को प्रदान करने प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया का संक्षिप्त रूप है। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा विजन 2020 में पूरा मॉडल अवधारणा का प्रस्ताव पेश किया गया था। इस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, ये समझिए जरा। अर्थशास्त्र में सन 1998 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। तभी आपने देखा अमर्त्य सेन जी को दिया गया था। डिटेल देखना है तो देखिए कि रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान कर दिया गया। एकेडमी की विज्ञप्ति के अनुसार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के परिणाम स्वरूप अकाल और निर्धनता से जुड़े आर्थिक तंत्र को समझने की सहायता मिली है। अमर्त्य सेन द्वारा लिखित पुस्तकों में से कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर तथा द आइडिया ऑफ जस्टिस ऑन इथिक्स एवं इकोनॉमिक्स आदि सर्वाधिक चर्चित पुस्तकें रहा है। आगे कहता है वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज अभिजीत बनर्जी, एस्था एडफिल्डो, माइकल क्रेजा वगैरह वगैरह को मिला है। 2022 का भी, 2023-24 का इतना जान के कुछ है नहीं, हमको अभी 2025 वाला ही पूछेगा। ये क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है। तो ये मेल खाती है आपका, इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेश में आवास रखते हैं। इसको भी छोड़ दीजिएगा जरा। ये क्वेश्चन कर रहा है प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं।
तो चिपको आंदोलन से ये संबंधित व्यक्ति रहे हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है नागपुर में, समझे। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं शोध संस्थान जो है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। नासिक, नागपुर, ये सब महाराष्ट्र में ही है। भारत के कुल क्षेत्र, भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा कितना है, तो पर्वत है 30%। पठारी भाग देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है 29% तकरीबन है, इसको तकरीबन 30% कहा जाता है। पठारी भाग 28% है और मैदानी भाग 43% है। अगला है, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधनों का उदाहरण है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यहाँ पे कि गैर नवीकरणीय में ये आ जाता है। जनसंख्या का क्वेश्चन आया है, अब यहाँ से सब गड़बड़ है। ये सब क्वेश्चन हम लोग का पुराना डाटा है, सब तो कुछ हम कर ही नहीं सकते। ये सब क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, समझे। एक भी इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम लोग बना सकते हैं। हम देखते हैं कहीं पे होगा कुछ क्वेश्चन जो, ये सब क्वेश्चन गड़बड़ है। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है, शिशु मृत्यु दर क्या है, तो आंसर हो जाएगा हर 1000 जीवित जन्म से पहले, जन्मदिन से पहले, मतलब 1 साल से पहले मरने वाले बच्चों के अनुपात को बोलते हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है, सेम क्वेश्चन है, वही बात कि उस विशेष वर्ष में पैदा 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में से 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। ये सब बहुत पुराना डाटा है। हाँ, यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जननाकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या गुने 1000, इससे निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत पुराना डाटा है, समझे। जनगणना हम लोग अलग से पढ़ लेंगे, समझे। ये यहाँ से पढ़ के तो कोई फायदा है नहीं, सारा पुराना डाटा है। अब ये सब भी हम लोग नहीं कुछ कर सकते छेड़छाड़। ये सारे क्वेश्चन हम लोग के काम का नहीं है दोस्त, ठीक है। अब तो यहाँ पे सेशन कंप्लीट होता है, और कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छा लगा। ये पूरा बुक मैंने तकरीबन दोस्त कंप्लीट करा दिया, ठीक है। हर सब्जेक्ट मैंने आपको करा दिया है। समसामयिकी है इसमें, ठीक है, जो कि हम नहीं कराएंगे, क्योंकि जो करेंट अफेयर्स तो तत्काल वाला आता है ना, पुराना करेंट अफेयर्स से कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि करा के कोई फ़ायदा नहीं, आपका समय ही बर्बाद होगा। तो करेंट अफेयर से पुराना जान के कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि बुक है तो दिया हुआ है। वैसे मैंने सारे चीज़ करा दिया, बिहार स्पेशल से लेके पूरा बुक ही कंप्लीट करा दिया, मैथ रीजनिंग जितना चीज़ है। शायद ही यूट्यूब पर कोई पढ़ा के रखा होगा, ठीक है, शायद ही यूट्यूब पर ये बुक को कोई पढ़ा कर रखा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे बुक आपको एक जगह मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए इस बुक को पूरा का पूरा कंप्लीट करिए, कोई नौकरी लीजिए और मुझे बताइए कितना आपका हेल्प हुआ। मुझे बड़ी खुशी मिलेगा कि ये बुक आपको बहुत हेल्प किया। सिर्फ एक चीज़ मैंने इसमें छोड़ दिया, समसामयिकी, सामान्य विज्ञान करा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सामान्य भूगोल करा दिया, भारत और विदेश का भी, भारतीय इतिहास करा दिया तीनों, भारतीय राज्य व्यवस्था करा दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था करा दिया, गणित करा दिया, रीजनिंग करा दिया, बिहार राज्य का प्रश्न करा दिया। ऑल द बेस्ट बाबा, थैंक यू। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट मैं करा रहा था, मैं फिर से एक बार शुरू कर रहा हूँ। आप कौन सा प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाबा थैंक यू। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जस्ट मैं थोड़ा देर में अपलोड करवा देता हूँ टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कीजिए।